नमस्ते फ्रेंड्स। क्या आपको पता है कि वेदारा का युद्ध किसके साथ हुआ? वहीं बटाविया को अपना मुख्यालय हेडक्वार्टर किसने बनाया? भारत में क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। भारत में जो सूती वस्त्र है उसको निर्यात की प्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? कुछ ऐसे ही प्रश्नों को देखेंगे आज की वीडियो में। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की ये सीरीज चल रही है और हम देख रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें हमने पुर्तगाली कंपनियों के बारे में सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स जो हैं वो क्लियर कर लिया, यानी पुर्तगालियों को साफ कर दिया है। पुर्तगालियों को साफ नहीं किया, उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमने साफ कर लिए हैं। आज हम देखेंगे अपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कि डच कंपनी जो है भारत आई तो वो कैसी थी, क्या था डच के बारे में। तो हम देखते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो देखो, जो डच है यूरोप का एक देश है जो पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, और आज की अगर हम तुलना करें तो आज वो नीदरलैंड्स के नाम से जाना जाता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। पहले जिस समय पुर्तगाल भारत में व्यापार कर रहा था, पुर्तगाली व्यापार कर रहे थे, 100 साल तक उनका एकाधिकार रहा व्यापार पे। उसी समय डच जो है यानी कि हॉलैंड पर यानी नीदरलैंड पर, हम कहें, कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही नाम है। हॉलैंड का हो, नीदरलैंड का हो, एक ही नाम है। यहाँ पर स्पेन का, जो स्पेन के लोग थे यानी कि स्पेन वासियों का कब्जा था, अधिकार था इस पे, और ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने देखा कि जब पुर्तगाल का पतन हुआ, पतन में के कारण में देखा कि पुर्तगाल जो है स्पेन में शामिल हो गया और स्पेन का वहाँ पे भी कब्जा हो गया। तो जिस समय पुर्तगाल के लोग यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, वहाँ उस समय हॉलैंड के लोग यानी कि जो डच लोग हैं वो क्या कर रहे थे, अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आज़ादी की लड़ाई लड़ने के साथ साथ वो अपनी नौसेना का विकास भी कर रहे थे, और इसी नौसेना के विकास में हम देखते हैं कि उन्होंने एक ऐसे फ्लूटशिप जहाज का निर्माण किया जो बिल्कुल अद्भुत, एक बिल्कुल आश्चर्य करने वाला जहाज था उस समय के हिसाब से। वो जो जहाज था उसकी तुलना अगर पुर्तगालियों के जहाज से करें तो उस जहाज की खासियत ये थी कि वो बहुत ही हल्का था। कम लोग उसमें लगते थे उस जहाज को चलाने के लिए, और आने जाने का जो खर्च है उसमें बहुत कम आता था। तो 17वीं शताब्दी यानी कि हमने देखा कि 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। पूरे 1600 तक उन्होंने व्यापार किया। 15वीं शताब्दी पूरा उन्होंने व्यापार किया। 16वीं शताब्दी में जब 17वीं शताब्दी स्टार्ट होती है तो धीरे धीरे उनका पतन होता है। पतन हमने देखा, कई कारण देखे हमने पिछली वीडियो में। और तभी हम देखते हैं कि जो डच लोग हैं ये अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के बाद जब ये खाली होते हैं तो इनके मन में कई सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखो, पहले तो जो यहाँ से पुर्तगाली व्यापार करके यानी कि भारत से, थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ कहानी के माध्यम से, आप देखना। भारतीय जो भारतीय वस्तु है या पूर्व एशिया से जो वस्तु जाती थी, भारतीय वस्तु कह लें, वस्तुएं, या फिर कि एशिया की वस्तुएं, है ना, जो भी जाती थी एशिया की, एशिया की वस्तुएं, ये जो जाती थी ये कहाँ पे पहले जाती थी? पुर्तगालियों के द्वारा, पुर्तगालियों की राजधानी लिस्बन में जाती थी। ठीक है, लिस्बन। और यहाँ से लिस्बन से क्या करते थे, जो डच निवासी होते थे ये इसको उठा करके बेल्जियम के पोर्ट तक यानी कि नीदरलैंड के पोर्ट्स तक लेके जाते थे, और वहाँ से फिर पूरे यूरोप में सारी चीज़ें क्या होती थी, बिकने के लिए जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट होती थी। धीरे धीरे इनको लगा, जब ये आज़ादी की लड़ाई लड़े, ये आज़ाद हुए, मन में कहीं ना कहीं इनके कुढ़न था। इन्होंने कहा कि ये जो वस्तुएं हम लिस्बन से लेके आ रहे हैं और यहाँ पर बेच रहे हैं, क्यों ना हम डायरेक्ट भारत जा करके व्यापार करें, या पूर्वी देशों में व्यापार करें, एशिया में जाके व्यापार करें, और खुद का हम क्या करें, अपना लाभ कमाएं। क्योंकि इनके अंदर कहीं ना कहीं, डचों के अंदर राष्ट्रवादिता भी जागृत हो रही थी। इनको ये लग रहा था कि हम एक हैं और हमें अपना खुद का व्यापार करना चाहिए बिना किसी को मीडिएटर बनाए। इन्हीं सब क्रम में उन्होंने विकास किया फ्लूटशिप जहाज, मैंने अभी आपको बताया। और देखते हैं तो इसमें यहाँ के जो डच था, तो पहला डच निवासी, यानी कि आप मेरे साथ नोट्स बनाएंगे इसी तरीके से, जो पहला डच निवासी था जिसका नाम था कार्नेलियन, आप लिखेंगे इसको ऐसे ही, कार्नेलियन डी हाउटमैन, पूरा नाम लिखोगे आप। कार्नेलियन, कार्नेलियन डी हाउटमैन, हाउटमैन। ठीक है, ये एक डच निवासी था, डच नागरिक था, और ये सबसे पहले वहाँ से निकलता है हॉलैंड से, और ये आता है और ये भारत ना आकर के जाता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के द्वीप के बारे में हम आज भी जानते हैं, आपने नाम सुना होगा, सुमात्रा और बंटाम, ये और बंताम भी कहते हैं इसको। बंताम पहुँचता है। ठीक है, कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया में, याद रखेंगे, इंडोनेशिया में जाता है ये।
वहाँ ये गया, इसने देखा, मसालों के बारे में जाना, व्यापार किया और ये फिर वापस जाता है। वापस जा कर के जब ये कार्नेलियन डी हाउटमैन वापस जाता है हॉलैंड, तो वहाँ के व्यापारियों को जाके कहता है कि तुम क्या बैठे हो यहाँ पे, जाओ देखो वहाँ पे व्यापार करो, बहुत सारी अच्छे अच्छे मसाले हैं, हम इनके पे निर्भर हैं, हम खुद का व्यापार करते हैं। और बहुत सारे लोग फिर व्यापार करने के लिए आते हैं। फिर ये बात पहुँचती है डच सरकार तक, यानी कि डच की जो हॉलैंड की जो सरकार होती है वहाँ तक पहुँचती है बातें। फिर 1602 में, यानी कि तब क्या होता है कि जब ये बताता है आके, तो छोटे छोटे लोग ऐसे व्यापार करने के लिए जाते हैं, आते हैं यहाँ पे, व्यापार करके मुनाफा कमाते हैं। फिर 1602 में, अच्छा ये कब आया था, इसकी डेट आप लिख लो, ये आया 1596 में, 1596 में डी हाउटमैन। 1602 में जो डच की संसद है, डच की संसद है ना, इसने एक उद्घोषणा करा, एक उद्घोषणा, उद्घोषणा के माध्यम से इन्होंने क्या किया कि जो छोटी छोटी जो ये लोग थे, व्यापारी थे, इनके माध्यम से एक, इनको मिला के एक कंपनी का गठन किया। 1602 में डच की संसद ने, यहाँ पे आप ने लिखेंगे, उद्घोषणा के माध्यम से एक कंपनी का निर्माण किया, जिस कंपनी का नाम क्या है, आप लिखेंगे वोक कहते हैं इस कंपनी को, वोक, ये VOC, या फिर इसको अगर पूरा नाम अगर इसका लिखें तो आप लिखेंगे दे वेरिंग दे ओस्त। ये एग्जाम में पूछ लेता है, ध्यान देंगे इसलिए याद रखेंगे, ओस्त इंडसे कंपनी। ठीक है, इसने एक कंपनी बनाई और इनको कहा कि आप जाइए। कैसे जाइए, तो डच सरकार ने, ये देखो आप ध्यान देना, ये जो कंपनी बनी, यानी कि इनकी तुलना अगर पुर्तगाल से करें तो पुर्तगाल की जो कंपनी थी वो पुर्तगाली जो भारत में आ रहे थे वॉयसराय बन करके, उनको डायरेक्ट सरकार की तरफ से भेजा जा रहा था। लेकिन ये जो डच वाली कंपनी है, याद रखना, ये एक पूर्णतः व्यापारिक कंपनी थी, सरकारी कंपनी नहीं थी, सरकार का नियंत्रण था। आज भी हम देखते हैं कि अगर हमारी कोई कंपनी, भारत की कोई कंपनी अगर विदेशों में व्यापार करने के लिए जाती है तो सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। सेम वैसे ही ये कंपनी थी, कई छोटी छोटी व्यापारियों को मिला करके ये कंपनी बनाई गई थी और इनका सरकार का इस पे नियंत्रण था, लेकिन ये सरकारी कंपनी नहीं थी, ये पूर्णतः क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, जैसे आज की जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। यानी अगर हम इसकी तुलना करें तो हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये कंपनी कैसे बनी थी, तो छोटे छोटे व्यापारियों ने क्या किया था कि शेयर जारी किया था। शेयर जारी करके उन्होंने पूंजी इकट्ठा किया, क्योंकि बहुत पूंजी तो उनके पास थी नहीं, पूंजी इकट्ठा करके फिर उन्होंने इस कंपनी में लगाया और वो व्यापार करने के लिए आए। तो इस तरीके से अगर हम आज की जो मल्टीनेशनल कंपनी है उससे तुलना हम इस कंपनी की कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये कंपनी कैसी थी, ये कंपनी थी, कंपनियों का सिंडिकेट इसको कह सकते हैं। क्या था ये, कंपनियों का सिंडिकेट। ठीक है, सिंडिकेट कह लो, या इसको कह सकते हैं संयुक्त उद्यम कंपनी। ठीक है, ये भी इसको कह सकते हैं। अच्छा देखो, या इसको हम कह सकते हैं आज की ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, और किस नाम से जान सकते हैं, ज्वाइंट स्टॉक। आज हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर जारी करके कंपनियां क्या करती हैं, पैसा जुटाती हैं, पूंजी जुटाती हैं, स्टॉक कंपनी भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, इस कंपनी की एक खासियत ये थी कि ये जो कंपनी थी ये कार्टेल पद्धति पे आधारित थी। किस पे, कार्टेल सिस्टम। याद रखना, मैं कार्टेल सिस्टम कह रही हूँ। यहाँ पे जब हमने पिछला पुर्तगाल वाला देख रहा, जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने वहां पे बताया था आपको कार्टेज आर्मेडा, अरमीडा। ठीक है, सॉरी, कार्टेज अल्मीडा, इसको आप काटो, यहाँ पे लिखो अल्मीडा, ये हमने देखा था। तो ये वाली व्यवस्था है कार्टेज, ये क्या थी, एक लाइसेंसिंग व्यवस्था थी।
लाइसेंसिंग था, ये लाइसेंसिंग, ठीक है, जिसको पुर्तगालियों ने क्या किया, इस व्यवस्था के माध्यम से ये अरबों को और जो भारतीय व्यापारी थे उनको लाइसेंस देने का काम करते थे, ताकि आप हिंद महासागर में व्यापार कर पाएं और आपके जहाज को लूट का जहाज या युद्ध का माल ना समझा जाए और लूटा ना जाए। इसलिए आपको लाइसेंस लेना था, किससे, पुर्तगालियों से। उसको हम कहते हैं कार्टेज, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको हम कहते हैं कार्टेज, ऐसे आप लिखोगे कार्टेज अल्मीडा, ठीक है, ये पद्धति थी। लेकिन ये देखो ये क्या है, ये है कार्टेल सिस्टम है। कार्टेल सिस्टम कहने का क्या मतलब था कि ये जो छोटे छोटे व्यापारी मिल करके जिन्होंने एक कंपनी बनाई थी, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया कि भाई देखो, हम क्या करेंगे, आपस में कोई भी प्रतियोगिता नहीं करेंगे, कोई भी कंपटीशन नहीं करेंगे, प्रतियोगिता क्या करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। हम एक होके, यूनाइट होके सहयोग करेंगे और सहयोग करके हम व्यापार करेंगे, यानी कि चीज़ों का रेट जो है वो फिक्स होगा, सब एक ही दाम पे व्यापार करेंगे, ताकि हमें क्या हो, क्योंकि इनके अंदर क्या थी, एकता की भावना थी, राष्ट्रीयता था इनके अंदर, और इनको कहीं ना कहीं पुर्तगालियों के एकाधिकार को तोड़ना था। तो इनको लगा कि अगर हम आपस में ही बट जाएंगे तो फिर हम दूसरे को डिफीट कैसे करेंगे। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, याद रखेंगे आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये कार्टेल सिस्टम है, जबकि ये कार्टेज अल्मीडा जो क्या है, लाइसेंसिंग प्रणाली है। यहाँ तक हमने देखा। अच्छा, अगर हम बात करें फिर इसी कंपनी को, ये जो कंपनी है वेरिंग से ओस्ट द इंडिस से जो है, इसको बाद में मिला करके क्या कर देते हैं, एक कंपनी बनाते हैं जिसको कहते हैं यूनाइटेड कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है इसी कंपनी को। अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी जो व्यापारिक जो इनकी व्यवस्था है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, तो इसकी जो जानकारी है वो हमें है, यानी कि 1722 के, ऐसे ही आप नोट्स बनाएंगे, याद रखेंगे, 1722 के दस्तावेजों से डचों के व्यापारिक व्यवस्था 1722 के दस्तावेजों में में डचों के व्यापारिक व्यवस्था का क्या है, उल्लेख है, यहाँ से हमें पता चलता है, ठीक है। अब ये तो हमने चीज़ें देख ली, डच आए यहाँ पे व्यापार, अब इनकी एक कंपनी बन गई और ये अब क्या करने लगे, व्यापार करने लगे। लेकिन जब ये कंपनी बनी तो वहाँ से आने से पहले जो वहाँ की, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारे पूछे गए हैं, आप ऐसे ही लिखोगे, बिल्कुल स्किप नहीं करोगे। अगर चाहते हो कि हिस्ट्री पे आपका कमांड बना रहे, थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को देखो। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। चलो, तो ये जो डच संसद होती है, यानी कि डच सरकार, डच जो सरकार थी, इसका कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण था। याद रखेंगे आप, ये सरकारी कंपनी नहीं थी, लेकिन सरकार का क्या था, पूर्ण नियंत्रण था, ठीक है। यानी कि जो कंपनी थी, कंपनी के द्वारा, ऐसे आप लिखते जाएंगे जैसे मैं लिख रही हूँ, कंपनी के द्वारा किए जाने वाले सभी संधि कह लें, एग्रीमेंट कह लें, यानी कि जितने भी संधियां हैं, सभी संधियां क्या होती थी, डच सरकार के नाम से होती थी। यानी कि कंपनी के द्वारा किए जाने वाली सभी संधियां डच सरकार के नाम से की जाती थी। याद रखेंगे आप, नाम से की जाती थी, यानी कि जाती थी, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कंपनी है तो आप गए अपने अपना एग्रीमेंट कर लिए, नहीं। आप जो भी संधि करेंगे भारत में आकर के, पूर्वी देशों में, एशिया में आकर के, तो वो सारी जो उस पर एग्रीमेंट होगा, जो संधि होगी, जो, तो वो किसके नाम से होगा, डच सरकार के नाम से आप करेंगे। और यही जो डच सरकार है, इसने इस कंपनी को अधिकार दिया, क्या क्या अधिकार दे के भेजा कि भाई आप जाइए, आप क्या क्या कर सकते हैं, पूर्वी देशों में जाके, एशिया में जाके आप युद्ध कर सकते हैं, युद्ध करने, विस्तार करने,
विस्तार करने, संधि करने, अधिकार करने, अधिकार युद्ध करके, कौन कौन सा अधिकार दिया? युद्ध करने का, विस्तार करने का, संधि करने का अधिकार किसको दिया? डच सरकार ने किसको दिया? पुर्तगालियों को ये अधिकार दिया कि आप जा करके क्या कर सकते हैं? एशिया में, यानी कि एशिया में या पूर्वी देशों में कह सकते हैं, या भारत में कह सकते हैं कि आप आकर के क्या कर सकते हैं? युद्ध कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं। ये सारे अधिकार इनको दे दिया गया। उसके बाद ये कंपनी आई, अभी हमने देखा कि वो तो चले गए, हाउटमैन आया चला गया, और ये कंपनी आई। कंपनी जब आई तो ये भी कंपनी आकर के डायरेक्ट जो है वो भारत में नहीं आई, क्योंकि देखो ये, और ये हमारा जो है इंडोनेशिया है। आप हम सभी को पता है कि जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, इसको हम किस नाम से जानते हैं? मसाला द्वीप, मसाला द्वीप, ठीक है। यानी कि भारत से भी ज़्यादा ये जो हमारा मसाले के लिए तो भारत था ही, जाना ही जाता था, और यहाँ पे मसाले उससे भी ज़्यादा ज़्यादा थे, इसलिए इसको मसाला द्वीप कहते हैं। तो ये जो आए, ये डायरेक्ट आए इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया में आ करके जो यहाँ पे इनका एरिया है जिसको हम कहते हैं जकार्ता, यहाँ पे क्या है? जकार्ता। और जकार्ता को इन लोगों ने क्या किया? जकार्ता को जीता आके डचों ने। जकार्ता को जीतने के बाद देखो ये व्यापार करने आए हैं, लेकिन आप ध्यान देना धीरे धीरे ये उन सभी क्षेत्रों को, उन सभी स्थानों को जो पुर्तगालियों के अधीन है अपने कब्जे में करते जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि इनके अंदर राष्ट्रवादिता की भावना थी, इससे भी प्रेरित थे, और ये पुर्तगालियों से चिढ़ते भी थे, उनके एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। तो पहले इन्होंने क्या किया? पहले डायरेक्ट यहाँ नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली पहले से थे, पतन की स्थिति में थे, लेकिन थे। अब क्या है? इंडोनेशिया में ये आए, जकार्ता को इन लोगों ने क्या किया? जीता। और जीतने के बाद यहाँ पे एक जगह है जकार्ता में, यहाँ पे एक शहर बसाया जिसका नाम रखा बटाविया। याद रखेंगे आप, ये एग्जाम में पूछा गया है, बटाविया, या इसको कहते हैं बटाविया या बटैविया, बटैविया। ये इन्होंने इसकी स्थापना करी, एक नगर बसा, एक क्षेत्र का नाम इन लोगों ने रखा। और कब की बात है ये? 1619 की बात है ये, ठीक है। इन्होंने ये इसको एक नगर बसाया, और इसी को, ये जो बटाविया है, इसी को इन लोगों ने क्या किया? अपना मुख्यालय बनाया। यानी कि जो डचों का मुख्यालय है वो कहाँ पर था? इंडोनेशिया में। बटाविया या बटैविया जो भी आप कह लो, ये इनका क्या बना? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर इन लोगों ने इसको बनाया। अब देखो, अब ये क्या करेंगे? धीरे धीरे भारत की तरफ मूव करेंगे, और जब ये भारत की तरफ मूव करेंगे, मतलब भारत की तरफ अब ये आएंगे, तो भारत में जो भी इनकी फैक्ट्रियां बनेंगी, वो जो भी इनका मुख्यालय बनेगा, केंद्र बनेगा यहाँ पे, वो सारा मेन हेडक्वार्टर यही होगा इनका। ये सारी जो सारे काम जो है यहाँ पे भारत में, आप देखोगे हमने क्या देखा था कि जो पुर्तगाली थे वो हमें कहाँ दिखाई दे रहे थे? इस तट पे, ठीक है, मैक्सिमम। लेकिन अब जो डच हमें दिखाई देंगे वो कहाँ दिखाई देंगे? वो इस तट पे। यानी कि जो पूर्वी तट है यहाँ पे मैक्सिमम हमें क्या दिखाई देंगे? डच। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये डायरेक्ट इंडोनेशिया आ सकते थे, यहाँ से इनका काम चल सकता था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी करेंगे वो सारा उत्तरदायी है किसके लिए? हेडक्वार्टर बटाविया या बटाविया के लिए। इतना ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। अब हम आगे देखते हैं कि जब ये डच, अब जब पुर्तगाली भारत में थे तो इन्होंने क्या किया था कि मलक्का दो था, आप ये देखो। अब देखो ये व्यापार तो कर रहे हैं, मसाले के व्यापार में लग गए हैं, ये मसाला शुरू कर दिया इन लोगों ने व्यापार करना, लेकिन धीरे धीरे अब देखो इनका ध्यान जा रहा है पुर्तगालियों की तरफ। तो पुर्तगालियों ने क्या किया था? पुर्तगालियों ने क्या किया था? मलक्का को जीता था। मलक्का, मलक्का कहाँ पर है? मलक्का को कब जीता? 1511 में मलक्का पे कब्जा कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? हॉर्मुज पे, हॉर्मुज, इसको 1515 में। अब देखो मैंने आपको बताया था
कि जब पुर्तगाल से वॉयसराय आया, अल्मीडा आया और उसके बाद फिर आपका अल्बुकर्क आया, तो वहाँ की सरकार ने कह के भेजा था कि तुम ऐसे किलों का निर्माण करना वहाँ पे जाके जिसका उद्देश्य सिर्फ व्यापार करना ना हो, बल्कि या फिर सुरक्षा ना हो, बल्कि पूरे हिंद महासागर पे हमारा कब्जा हो। इस तरीके की का तुम वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाना। धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया, पुर्तगालियों ने मलक्का को जीता 1511 में। उसके बाद हॉर्मुज को जीता। अगर हम देखें यहाँ पे तो देखो जो हॉर्मुज है, हॉर्मुज हमें कहाँ दिखाई देता है, ध्यान आप देखते चलना और थोड़ा सा आप मैप्स के साथ अगर पढ़ोगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी आपको। ये देखो, यहाँ ना बना के मैं थोड़ा सा कहीं और बनाती हूँ। आप इस तरीके से मैप एक अगर आपके हो सकता है, मेरे पास तो मैप है, आप पीछे देख सकते हो, मैप आपको दिख रहा होगा, लेकिन एक सेकेंड आप मैं यहाँ बनाती हूँ ना। देखो, ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाती हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे पास मैप नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आप ये देखो, ये है हमारा, ये है इंडिया, ठीक, हटा देते हैं इसको, यहाँ पे ये है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो है, ये है हमारा क्या, फारस की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे है ईरान, फारस की खाड़ी, और यहाँ पे हम बनाते हैं मलेशिया, मलेशिया, और यहाँ पे ये है आपका मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट, याद रखेंगे आप। देखो डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि डायग्राम कहाँ पे कौन सी मैप में, कि एक दिमाग में मैप होना चाहिए। इंडोनेशिया, ठीक है, कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं। देखो ये वाला, और ये क्या है, हम सभी को पता है कि जो स्ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, दो स्थल भागों को अलग करते हैं, जबकि दो समुद्री भागों को जोड़ते हैं। तो जो मलक्का स्ट्रेट था सॉरी, देखो, और यहाँ पे हमारा पड़ता है ये यहाँ पे पड़ता है यूएई। मैं इसको बनाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये है हमारा हॉर्मुज, हॉर्मुज, ठीक है। किसके किसके बीच में है, यहाँ पे ये हॉर्मुज है, यहाँ से रास्ता जाता है, ऐसे जाता है, और यहाँ पे है यूएई, यानी दो कंट्रियों के बीच में ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इस पे कब्जा, अरब सागर पे, और ये हिंद महासागर, यानी कि एक तरफ तो पुर्तगालियों ने इधर मलक्का स्ट्रेट को जीता ताकि ये पूरा इनके कब्जे में रहे, ये पूरा एरिया इधर का, और एक तरफ इन्होंने हॉर्मुज को जीता, क्योंकि यहाँ फारस की खाड़ी लाल सागर हो करके, यहीं से आपको लाल सागर इधर दिखेगा, यहाँ से व्यापार होता था, अदन की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक, अदन की खाड़ी, व्यापार होता था। तो इन्होंने क्या किया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जीत लिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे, आप लिखेंगे मलक्का स्टेट को पुर्तगालियों ने कब जीता, तो ये जीता इन लोगों ने 1511 में, और हॉर्मुज को जीता 1515 में। अब ये हॉर्मुज किसके बीच में है, ईरान और यूएई के बीच में है। ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है ईरान और यूएई को अलग करता है, वहीं मलक्का जो है मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है। अब पुर्तगालियों ने ये जीत तो लिया, लेकिन जब वहीं आए कौन, डच, तो डचों ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। यानी कि इन्होंने क्या किया, मलक्का को जीता, और फिर किसको जीता, आपका हॉर्मुज को जीता। तो मलक्का को कब जीता इन्होंने, 1641 में इन्होंने, डचों ने मलक्का को जीत लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें इन्होंने जीती थी, यानी कि पुर्तगालियों के अधीन जितनी भी चीज़ें थीं, इन्होंने सबको जीतना शुरू किया। मैंने क्या बताया, ये क्या है आपका, मलक्का को कब जीता, अब यहाँ एक एक करके आप पॉइंट वाइज लिखोगे, है ना। ये क्या है, 1641 में मलक्का को जीता, ठीक। फिर इन्होंने जीता 1605 में, 1605 में इंडोनेशिया में एक जगह पड़ती है अम्बोयना, अम्बोयना को जीत लिया, अम्बोयना, ठीक है,
अम्बोइना को जीता। और फिर इन्होंने, ये डच जीत रहे हैं, ये देखो हम डच का देख रहे हैं ना, याद रखना। ये सारे पुर्तगालियों के कब्जे वाले अब जा रहे हैं डच के कब्जे में। और फिर इन्होंने 1658 में श्रीलंका को जीत लिया। श्रीलंका भी पुर्तगालियों के अधीन था, श्रीलंका, इसको जीत लिया, ठीक है, जीता। और 1619 में, अभी मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, जकार्ता को जीता था, पूरा मसाला द्वीप, यानी कि पूरा का पूरा इंडोनेशिया इन्होंने मसाला द्वीप जीत लिया। किसने? डचों ने जीत लिया। अब डच जीत लिए क्योंकि धीरे धीरे कमजोर भी हो रहे थे पुर्तगाली। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, ये बस मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, याद करने के लिए है कि किस कब कब जीता गया। और ये जीत के अब ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अब ये भारत में प्रवेश करेंगे। जब ये भारत में आए तो मैंने आपको बताया कि डचों ने अपना जो भारत में केंद्र बनाया वो मैक्सिमम किसको टारगेट किया इन्होंने, तो डचों ने अपने व्यापार का आधार किसको बनाया, पश्चिमी तट को, है ना, सॉरी, पूर्वी तट, पूर्वी तट। और पूर्वी तट में भी कौन, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट को इन्होंने आधार बनाया। बंगाल, वहीं पूर्वी तट से ही आप ऊपर बढ़ोगे तो बंगाल, बिहार, और हम सभी को पता है कि उस समय बंगाल में ही बिहार और उड़ीसा भी हुआ करते थे, सभी बंगाल के नाम से जाने जाते थे। तो इनका आधार क्या था, पूर्वी तट था और कोरोमंडल तट था ना। तो ऐसे ही आप नोट्स बनाओगे। फिर हम देखते हैं कि इन्होंने भारत में क्या किया कि पहली फैक्ट्री, यानी कि डचों की भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगी, पहली फैक्ट्री हमने बताया था कि फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पुर्तगाली लेकर के आए। पुर्तगालियों ने किससे सीखा, इटली से सीखा, याद है ना आपको, मैंने कल पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो इन्होंने पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ बनाया, इन्होंने बनाया मसूलीपट्टम, मसूलीपट्टम, याद रखना। जब ये पट्टम पट्टम शब्द आता है ना तो ये कहाँ पे होता है, आंध्रा का है, आंध्रा के ये प्लेसेस में पट्टम पट्टम आता है। तो पहली फैक्ट्री जो है इन्होंने कहाँ पे लगाया, मसूलीपट्टम में। और कब लगाया, 1605 में। ये फैक्ट्स हैं, बस ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, याद रखोगे। और यही मसूलीपट्टम इन्होंने पहली बस्ती भी लगाई। और यहीं ये क्या करते थे, अपने सिक्के जो है वो ढालते थे, सिक्के ढालते थे। और ये क्या करते थे, जो ये मसूलीपट्टम था, यहाँ से क्या करते थे कि नील का निर्यात करते थे, किसका, नील का निर्यात। और ये नील को कहाँ लेके जाते थे, इंडोनेशिया लेके गए। यानी कि ये जो आपका है इंडिया, ये इंडोनेशिया, यहाँ है आपका मसूलीपट्टम, यहाँ से ये यहाँ लेके जाते थे क्या, नील, नील लेके गए। और यहाँ से लेके आते थे क्या, मसाला। और ये मसाला लेके आके कहाँ लेके चले जाते थे, यहाँ से फिर लेके चले जाते थे अपने यूरोप में ले जा करके उसको बेचते थे, या और यहाँ पे अपने सिक्के भी ढालते थे। ये हमने अभी देख लिया, यहीं से व्यापार इनका चल रहा था, यानी ठीक। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि ये इनका क्या था। जब ये भारत में आए तो इन्होंने देखा कि भारत में हमें इंडोनेशिया तो इतना बड़ा मसाला द्वीप मिल ही गया है, तो फिर हम मसाले क्या करेंगे, उससे भी अच्छी चीज़ें हमें बंगाल में रेशम दिखाई दे रहा है, रेशम का उत्पादन था उस समय। और आपका आंध्र प्रदेश वाला एरिया, तमिलनाडु वाला एरिया, यहाँ पे जो है बहुत अच्छे अच्छे सूती वस्त्र थे। तो इन्होंने क्या किया, मसाले की जगह भारतीय वस्त्र को याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मसाले की जगह भारतीय वस्त्र को निर्यात की सर्वप्रमुख वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है,
ये जाता है डचों को। यानी कि अभी तक क्या हो रहा है, मसाले निर्यात हो रहे हैं, अभी हमने देखा। अब यहाँ मुख्यतः क्या ये निर्यात करने लगे, सूती वस्त्रों को। भारतीय वस्त्र जो थे वो धीरे धीरे निर्यात, अब कहाँ पहुंचेंगे, इंग्लैंड के बाजारों में पहुंचेंगे, यूरोप के मैक्सिमम बाजारों तक पहुंचेंगे। तो इन्होंने निर्यात की सर्वप्रमुख वस्तु बना दिया। मतलब निर्यात तो होता था भारतीय वस्त्र का, लेकिन सिर्फ भारतीय वस्त्र ही प्रमुख वस्तु थी ऐसा नहीं था, मसाले भी थे, सब कुछ थे। लेकिन डचों ने क्या किया, सिर्फ वस्त्रों का ही निर्यात शुरू किया। यहाँ ये चीज़ हमने देख ली। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमारा इनका ये मसूलीपट्टनम था, थोड़ा मैं यहीं पे लिख देती हूँ, आप ये देखो, मसूलीपट्टनम से ये निर्यात कर रहे हैं। यहाँ इनका केंद्र है मसूलीपट्टनम में, पहली फैक्ट्री लगाया। लेकिन मसूलीपट्टनम के बाद इनकी जो फैक्ट्री है, इसके बाद यहाँ लिखोगे, फिर बाद में इनका जो ये केंद्र था मसूलीपट्टनम, यहाँ से हटा करके इन्होंने क्या कर दिया, अपनी फैक्ट्री कहाँ पे लगा दी, यानी कि केंद्र, बाद में फैक्ट्री कहाँ लगाया, नेगापट्टनम में। नेगापट्टनम, नेगापट्टन में। यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ से सारे काम इनके होने लगे। तो याद रखेंगे, मसूलीपट्टनम के बाद नेगापट्टन से भी इनका काम होता था। अब हम बात करते हैं कि इनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ कहाँ पे थी। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेते हैं। तो हम ऐसे एक गोला बनाएंगे, डच फैक्ट्रियाँ, डच फैक्ट्रियाँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, यकीन मानना। आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस नोट्स बनाओ और देखो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखो। और हाँ, मैं ये बताना भूल गई कि मैं जो भी टॉपिक हमारा खत्म होगा उससे रिलेटेड जितने भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगी। तो पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ लगाया, अरे सॉरी, इनकी फैक्ट्री कहाँ पर थी, पुलिकट में। इनकी फैक्ट्री कहाँ पर थी, तो आप बताएंगे पटना में। इनकी फैक्ट्री कहाँ पे थी, चिनसूरा, चिनसूरा। इनकी फैक्ट्री कहाँ पे थी, इनकी फैक्ट्री थी कासिम बाजार, कासिम बाजार। इनकी फैक्ट्री कहाँ पे थी, याद रखना, सूरत एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सबकी फैक्ट्री थी। सभी जितने भी डच व्यापारी आए सबने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका पुलिकट है, पुलिकट के अलावा जो पुलिकट में इनकी फैक्ट्री थी, पुलिकट की फैक्ट्री ही मात्र एक ऐसी फैक्ट्री थी इनकी जो दुर्गीकृत थी। कैसी, दुर्गीकृत, मतलब उसको घेरा गया था, किला बना करके दुर्ग बनाया गया था। बाकी जितनी भी इनकी फैक्ट्रियां थी वो सब क्या थी, ऐसे खुले में थी, ठीक है। उनको कोई घेरा वरा नहीं गया था, ये आप याद रखेंगे। मात्र एक यही फैक्ट्री इनकी क्या थी, दुर्गीकृत थी। तो हमने ये देख लिया इनकी फैक्ट्री। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो पटना है, बिहार से किस किस चीज़ का व्यापार करते थे। तो डच जो है देखो व्यापार करते थे, डचों का जो व्यापार है वो क्या क्या व्यापार करते थे, नील का, अफीम, शोरा, हाँ, ये इन सब चीज़ों का व्यापार करते थे। ये कहाँ से, बिहार से। और यमुना का जो केंद्र है, यानी गंगा घाटी के केंद्र में अफीम उत्पादन को भी इन्होंने शुरू किया। यानी कि गंगा घाटी तक अब अफीम का उत्पादन शुरू हो गया। कहाँ तक, गंगा घाटी तक, गंगा घाटी तक। और ये अफीम ले जाकर के कहाँ बेचते थे, चीन, उनमें चीन वगैरह कंट्रीज में बेचते थे। तो गंगा घाटी तक इन्होंने क्या किया, अफीम, गंगा घाटी तक उत्पादन इन्होंने अफीम का शुरू कर दिया, याद रखेंगे आप, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका व्यापार तो चल रहा था, ठीक था, और ये भी व्यापार कर ही रहे हैं। फिर इनका पतन कैसे हो गया, क्या कारण थे इनके पतन के, तो आप यहाँ लिखोगे डचों के पतन के कारण। देखो, डचों के पतन का सबसे बड़ा कारण ये था कि हमने देखा कि 1717 में जब फर्रुख शेयर इसने क्या किया, एक शाही फरमान जारी किया, शाही फरमान। शाही फरमान जो है जारी करके क्या किया, अंग्रेजों को बंगाल में क्या किया, व्यापार का मुक्त व्यापार का अधिकार दिया।
अंग्रेजों को बंगाल में कर मुक्त व्यापार का इनको अधिकार मिल गया। अब अंग्रेज क्या होगा, यहाँ पे छा गए, अंग्रेज आ गए। सबसे पहला कारण तो ये था इनके पतन का। दूसरा कारण ये देखते हैं कि इनके पतन का था कि इन्होंने जब अंग्रेज यहाँ पहुँचे, कहाँ पे, बंगाल में, तो बंगाल का जो नवाब था वो स्टार्टिंग में तो ये बहुत सारे नवाब को, जो अंग्रेज थे, इन्होंने कठपुतली नवाब बैठाए, फिर वहाँ के असली नवाब को हटाया। लेकिन वहाँ पे जब सिराजुद्दौला था तो उसने क्या किया, डचों से मदद लेने की कोशिश करी। और ये बात जब पता चली किसको, अंग्रेजों को पता चला, तो उन्होंने 1759 में क्या हुआ, डचों को वेदारा के युद्ध में डच जो है वो क्या हुए, पराजित। किसने हराया, पराजित हुए। ठीक, किससे पराजित हुए, अंग्रेजों से। यानी अंग्रेजों ने इनका सफाया कर दिया पूरी तरीके से कि तुम यहाँ पे हमारे, पहले तो स्टार्टिंग में ये मिल के दोनों व्यापार कर रहे थे, अंग्रेज और डच। फिर इनको लगा कि अब ये आपस में कॉम्पिटिटर हो गए। तो जब वहाँ का नवाब जो है इनसे संबंध बनाया हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, तो इन्होंने, अंग्रेजों को पता चला और इन्होंने, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदारा का युद्ध कब हुआ था, तो वेदारा का युद्ध 1759 में। आप बताएंगे किसके बीच में, डचों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनकी शक्ति बहुत कमजोर हुई। तीसरा हम देखते हैं कि इनको लगा कि यार अंग्रेज यहाँ पे तो बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारी शक्ति कमजोर हो रही है। तो इन्होंने अपना पूरा का पूरा ध्यान क्या किया, दक्षिण पूर्वी एशिया में लगाया। दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि जो मसाला द्वीप है, इंडोनेशिया में इन्होंने कहा कि चिक चिक करने से क्या फायदा, दक्षिण पूर्वी एशिया में इन्होंने ध्यान ज्यादा लगाया। ध्यान एशिया में, आप ऐसे लिखो, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, थोड़ा सा लाइन क्लियर होनी चाहिए ना। ये देखो ऐसे लिखो आप। बाद में डचों का दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों पर ध्यान ज़्यादा दिया इन्होंने ना, यहाँ से ये हट गए। फिर इन्होंने, हमने देखा जो इनके कर्मचारी थे, जो यहाँ पे कर्मचारी रखे गए थे, मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताया, एक सेकंड, एक फैक्ट, नहीं बताया, चलो मैं बता देती हूँ। ये जो कंपनी थी इनकी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इन्होंने बनाया था, तो इसमें सारे शेयर लोग लगा रहे थे। तो शेयर लगा, जिन्होंने भी लगाया था, तो जो शेयर लगाते थे वो कंपनी के प्रबंधन को नहीं देखते थे, बल्कि कंपनी के प्रबंधन के लिए इन्होंने क्या किया था, 17 सदस्यीय एक बोर्ड का गठन किया था। यहाँ पे अभी मैं नीचे नोट करा के लिखा दूंगी, आपको ध्यान देना। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे, यानी कंपनी के कर्मचारियों का वेतन क्या था, बहुत कम था, वेतन कम था। इसलिए ये क्या करते थे, निजी व्यापार में ज़्यादा लगे हुए थे। निजी व्यापार के लिए ज़्यादा क्या थे, ये उत्साहित रहते थे, उत्साहित। इससे भी कंपनी पतन की तरफ गई, इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, अपना ही व्यापार करना शुरू किया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो इसके अधिकारी थे, अधिकारियों की, ये एक एक लाइन जो मैं लिख रही हूँ ये सभी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए आप ये मत सोचना कि मैं क्या लिख रही हूँ। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति,
मतलब कि इनको बस अपनी सैलरी से मतलब होता था। ये सारे कुछ इनके पतन के कारण थे, है ना। ये हमने डच देख लिया। अब हम देखते हैं कुछ नोट करके, दो चार फैक्ट्स रह गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। बाकी हमें इसमें डच में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक दो क्वेश्चन बनते हैं वो जो मैंने आपको बता दिया। अब आप नोट करके यहाँ पे लिखोगे नोट। मैंने क्या बताया कि जो शेयर धारक थे, जो शेयरों के द्वारा ये कंपनी बनी थी, इसको ये लोग कंपनी का प्रबंधन नहीं देखते थे। तो क्या होता था, कंपनी के प्रबंधन के लिए, कंपनी के प्रबंधन के लिए एक 17 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था। गठन, यही 17 लोग मिल करके क्या करते थे, कंपनी के सारे कामकाज को देखते थे। पहला तो ये लिखोगे आप। दूसरा आप ये लिखोगे जो हमने कंपनी वोक जो देखा, वोक का नाम बदल करके क्या किया गया बाद में, और भी बहुत छोटी छोटी कंपनियां थी, सबको मर्ज करके वोक में नाम दिया गया यूनाइटेड। ऐसे लिखो, वोक जो है वो बाद में क्या बन गई, वो बन गई यूनाइटेड। ये कभी कभी एग्जाम में मिलाने के लिए आता था, कंपनियों का नाम याद रखेंगे आप। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स, ठीक है। ये जो वोक थी उसका बाद में नाम बदल करके ये कर दिया गया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि सूरत में सभी की फैक्ट्री थी, कोई ऐसा नहीं था जिसकी फैक्ट्री नहीं थी। बैंक थे वहाँ पे बहुत सारे जो इनके शेयर को इकट्ठा करते थे, पैसा देते थे। डच कंपनी पे सरकार का नियंत्रण था, लेकिन वो पूर्णतः एक व्यापारिक कंपनी थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि डच से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हमारे जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। इससे बाहर अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ना ही किसी बुक में अवेलेबल है। ये सारे कंटेंट मैंने आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बुक से दिया है। आप ये मत सोचना कि ये लूसेंट के हैं, स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं या फिर आपका विपिन चंद्रा की बात कर लेते हैं। जितनी भी ऑथेंटिक बुक है उससे इससे बाहर कहीं भी आपको कंटेंट नहीं मिलेगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अंग्रेजों के आगमन के साथ। यहाँ पे हम अब विदा लेते हैं, और बिना लाइक किए मत जाना, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बाय।